अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आरजू जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने बुलाया। और मुझे हरी मोहन जी से ये भी सीखना है कि जी कि टाइम पे 2 या 3 चैनल कैसे चलाते हैं, इसलिए कि मैं तो दूसरे चैनल में बिल्कुल बावली हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन खैर वो मैं बाद में सीखूंगी। लेकिन ये जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है और उसमें जो है वो आगे की तरफ बढ़ने की बात की गई है, तो वो आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करने जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को कितना खतरा है? इसलिए कि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से ये सोच रहा था कि जी इन दोनों का तो झगड़ा है तो चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, लेकिन अगर आप लोग आपस में मिल बैठे हमें तो वैसे ही बाहर कर देंगे। ओह माय गॉड, ये तो एक बहुत ज्यादा सीरियस मैटर पाकिस्तान की तरफ से है। मैंने सोचा आरजू ने मुझे बुलाया है और आरजू जी मेरे से पूछेंगी कि हरिमोहन जी, एस जयशंकर और वांग यी की जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की बात की है, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो रिज्यूम करने की बात की है, हाँ सब चीजें। लेकिन आपका क्वेश्चन तो पाकिस्तान की चिंता ज्यादा लेकर है। तो सर होना भी चाहिए ना, इसलिए कि जब तक आप दोनों लड़े हुए थे तो हमारा फायदा था ना। मैं वही चीज कह रहा हूँ आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है, आपको नहीं लगता आप ये क्वेश्चन पूछ कर अपने दिल की घबराहट हमारे सामने रख रहे हैं कि इंडिया चाइना की दोस्ती होकर पाकिस्तान की जो घबराहट है वो सामने आ गई कि यार मेरे तो पूछने वाला अब कोई नहीं रह गया। और जब एक इंसान को दो लोगों की बातचीत के बाद वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करने लग जाए तो समझ लीजिएगा उसकी वैल्यू असलियत में उन दोनों पर डिपेंड करती है, उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इतनी सी बात आपके यहाँ पर लोगों को, आपकी गवर्नमेंट को समझना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, दो लोगों की लड़ाई का अगर फायदा मिलने के बाद ही आपकी एग्जिस्टेंस है और दोनों की दोस्ती होने के बाद आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए या आपको ऐसा फील हो कि यार अब तो आपकी कोई पूछ नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत डीप एनालिसिस की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। क्योंकि आरजू जी इस चीज को तो मानना पड़ेगा, देखिए कि मेरी एग्जिस्टेंस दो लोगों की लड़ाई के ऊपर अगर डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं। मैं एक टिश्यू पेपर की तरह हूं, जब तक कोई मेरे को यूज करेगा, मेरा यूज खत्म हो जाएगा तो वो उसे टिश्यू पेपर भी बोझ लगने लगेगा और जब मर्जी जेब में से निकाल कर फेंक देगा। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो सच में अगर 25 करोड़ की कंट्री, 25 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में से अगर रशिया को निकाल दिया जाए तो आपकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो यूरोप से कंपैरिजन में बहुत अच्छी खासी होगी। बड़ी मगर हरिमोहन जी ये भी तो हो सकता है ना कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि हमने अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बना कर रखनी है, क्योंकि ये भी तो एक हाँ टारगेट होता है, ये भी तो एक चैलेंज होता है। आरजू जी, अगर आपको लगता है कि आपको आपकी इंपॉर्टेंस तब बना के अब सोचना पड़ रहा है कि कैसे मैं अपनी इंपॉर्टेंस बनाऊं, तो प्रॉब्लम समझिए ये दुनिया, मैं कल परसों भी आपके ही चैनल पर कह रहा था कि पाकिस्तान एक मिडीवियल कंट्री की फॉर्म में है, या यूं कहें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वाली कंडीशन कंट्री की फॉर्म में है, जहां पर हर चीज जो है वो वेपन्स और सोल्जर्स और आर्मी माइट के ऊपर डिपेंड करती थी। मॉडर्न जो रिलेशंस हैं वो मिलिट्री माइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मिलिट्री माइट सबसे लास्ट में काउंट होता है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है, इसने मिलिट्री माइट को सबसे पहले काउंट किया है। इंडिया चाइना के रिलेशंस को पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडियन चाइना के इस टाइम पर रिलेशन को समझे और ये जो बातचीत है इसको सीरियसली समझे, देन आई कैन गारंटी आपके यहां पर भी जो भी आपकी गवर्नमेंट है वो और जो जेन्युइनली पाकिस्तान को चाहती है वो अभी भी रिफॉर्म शुरू करे और आगे आने वाले 20-30 साल में पाकिस्तान को एक बड़ी पावर, एटलीस्ट एक बड़ा और अमीर कंट्री बनाने में मदद कर सकता है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है योर रूलिंग क्लास इज इवन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई अल्टीमेटली आप लोगों की सिचुएशन या प्रॉब्लम्स क्या है। मगर सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, उसमें से एक कंट्री ऐसी है जिसको हम दोस्त मानते हैं और दूसरी कंट्री वो है जिसको हम दुश्मन मानते हैं, इसलिए हमें घबराहट हो रही है। अगर हमारे दो फ्रेंडली कंट्रीज मिल रही होती तो उससे पाकिस्तान परेशान ना होता। हमारे हमारे कंट्री में शाहरुख खान नाम का एक जाना माना एक्टर है, उसकी एक मूवी है, नाम मुझे याद नहीं है, उसमें एक बकवास सा डायलॉग है, बहुत बकवास और थर्ड क्लास डायलॉग जो लोगों को बड़ा पसंद आता है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो लड़का लड़की दोस्त कैसे नहीं हो सकते। मैं आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही घटिया डायलॉग है, लेकिन चलो, आपको नहीं लगता पाकिस्तान वैसे ही किसी माइंडसेट के साथ है कि या तो कोई कंट्री मेरा दोस्त है या फिर वो कंट्री मेरा दुश्मन है। अरे दोस्ती और दुश्मनी के बीच में इतने सारे पड़ाव हो सकते हैं जिसमें आप उसको दोस्त और दुश्मन के 100 क्राइटेरियाज के अंदर डिवाइड करके अलग अलग नंबर देके उसको उस लेवल का दोस्त या उस लेवल का दुश्मन मान सकते हैं। भाई एक हस्बैंड वाइफ है, वो दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकते हैं। दो भाई जो हैं उनके बीच में प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी। बाप बेटे के बीच में भी एक अलग ही लेवल का कलेश होगा, लेकिन लड़ाई भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बाइनरी के अंदर समझने के लिए बैठ जाएं कि इंडिया और पाकिस्तान तो दोस्त हैं और दोस्त ही, दुश्मन है तो दुश्मन ही रहेंगे, और चाइना और पाकिस्तान दोस्त हैं तो दोस्त ही रहेंगे। आप इतनी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो अल्टीमेटली इस बुनियाद पर था कि भाई इंडिया और चाइना की लड़ाई है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। इसके अलावा आपने चाइना से ना तो कोई ट्रेड रिलेशन डेवलप किया क्योंकि आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ था ही नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना से और कोई भी बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ इस चीज के कि कल को अगर इंडिया हमारे ऊपर पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो चाइना बचाएगा, और अगर इंडिया चाइना पर अटैक करेगा या चाइना की इंडिया से लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बचाएगा। अगर आपका और पाकिस्तान का, आपका और चाइना का नेचुरल अलाई होता तो आप 1963 से पहले भी चाइना के साथ दोस्ती बनाए रखते, लेकिन आपने नहीं बनाई। आपने 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद 1963 में दोस्ती की पहले कीमत चुकाई, और वो दोस्ती की कीमत थी सक्शगम वैली। सक्शगम वैली जहां दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर उनका पानी नीचे की तरफ उतरता है, आपने इतना बड़ा प्रीशियस पार्ट, पीस ऑफ लैंड 5000 किलोमीटर स्क्वायर का पूरे की पूरी वैली उठा के चाइना को दे दी एज अ गिफ्ट। बदले में चाइना ने आपको क्या दिया मुझे नहीं पता, उसे दोस्ती नहीं कहते, उसने वो उसमें आप एक लालच देके, आप एक गिफ्ट देके उससे कह रहे हो कि भाई मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूं, मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करो, और सामने वाले ने आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखी। बाद में आपने जो भी राजनीति करी कि चाइना और अमेरिका की दोस्ती करवाई, अमेरिका ने भी चाइना के साथ दोस्ती करी, तो वो भी आप देख लीजिए चाइना और अमेरिका की दोस्ती कौन सी परमानेंट थी। चाइना और अमेरिका की दोस्ती, जिसे हेनरी किसिंजर ने बहुत अच्छे रूट्स दिए, वो असलियत में चाइना और अमेरिका नेचुरल फ्रेंड्स थे ही नहीं। इसीलिए क्यों वो दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि उन्हें यूएसएसआर को हराना था और चाइना ने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ था ही। अब पाकिस्तान असलियत में एक जिसे कहते हैं अलाइनमेंट का पार्ट बना हुआ। आप जो अलग फील कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आप एक अलाइनमेंट का पार्ट थे। अलाइनमेंट कौन सा था? जिसमें अमेरिका जो डियो गॉर्शिको के अंदर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार उस टाइम पर चाइना के फेवर में आ चुका था, और श्रीलंका और अमेरिका, ये पूरा एक सर्कल इंडिया के चारों तरफ क्रिएट हो रहा था। और इंडिया इस सर्कल में जब फंस चुका था तो मजबूरी में ये यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के पास गया था। असलियत में आप जो दुख फील कर रहे हैं वो यही फील कर रही हैं कि अल्टीमेटली जिस अलाइनमेंट का आप एक हिस्सा थे और उस अलाइनमेंट से आपको इंडिया से प्रोटेक्शन मिल रही थी, और उस अलाइनमेंट से आपको लगता था कि प्रोटेक्शन मिल रही थी, और उस अलाइनमेंट का फायदा आपको
अफगानिस्तान के अंदर मिला, ईरान के अंदर मिला, इंडिया में मिला, कश्मीर में मिला, असलियत में वो अलाइनमेंट बिखर गई। उस अलाइनमेंट का आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब बांग्लादेश बन रहा था तब इस अलाइनमेंट में से किसी ने आपका साथ नहीं दिया। ना तो चाइना आया, ना ही अमेरिका आ पाया। वो एक अलग मैटर है कि हम डिप्लोमेटिकली जीत गए, लेकिन नहीं आ पाए और आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन दूसरा, फिर भी ये अलाइनमेंट आपने 1971 के बाद कंसिस्टेंटली बनाए रखा। अब प्रॉब्लम ये है कि यूएसएसआर गिरने के बाद नेचुरल सी बात थी, चाइना और अमेरिका का कंपटीशन होना था। तब तक भी अगर 1990 में भी पाकिस्तान संभल जाता और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाता तो शायद बात अलग थी। लेकिन तब तक जियाउल हक के मरने के बाद भी आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम वहीं से निकल कर आ रही है कि जब अमेरिका और चाइना के अलायंस में आप थे, वो अलायंस अब टूट चुका है, वो बिखर चुका है और आप यानी पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में पिस रहा है। एक तरफ से चाइना आपको ढूंढ रहा है कि तुम मेरे साथ आओ, दूसरी तरफ अमेरिका आपको डर दिखा रहा है कि तुम मेरे साथ आओ। और यही रीजन है, आप कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस चीज पर कभी डिस्कस नहीं करते कि हर दूसरे चौथे दिन जो इतना बड़ा क्राउड इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है और तूफान मचाता है और कोई ना कोई रेवोल्यूशन करने की कोशिश करता है, वो असलियत में बिग जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें उस पब्लिक को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, भड़काया जाता है और वो पब्लिक जो है वो चढ़ दौड़ती है इस्लामाबाद। हो सकता है वो चाइना कर रहा हो सकता है वो अमेरिका कर रहा हो। अब प्रॉब्लम क्या है, जब तक इंडिया कमजोर था, आपको समझना होगा, जब तक इंडिया कमजोर था, जब तक इंडिया हद कमजोर था, 1990s तक तो कंगाल होने जा रहा था और आपको तो डॉलर भर भर के मिल रहे थे। आप ये सोचिए, आपको डॉलर मिल रहे थे। उस टाइम पर भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता सुनाई थी कि मांगे हुए भीख में मिले हथियारों से और भीख में मिले पैसे से आप आजाद आने वाली बर्बादी को से बच जाओगे, ये मत समझना। और ये समझ लीजिए, आपको कविता में भेज सकता हूँ, ये पोयम बड़ी जबरदस्त है अटल बिहारी वाजपेयी की। चाहे तो हम यहाँ पर चला सकते हैं अगर यूट्यूब का स्ट्राइक ना आए, लेकिन पोयम जबरदस्त है अटल बिहारी वाजपेयी। उसमें पाकिस्तान के बारे में उन्होंने 1992-93 में ही कह दिया था, वो भी तब जब खुद कंगाली के दौर से गुजर रहा था। तब उन्होंने कहा था पाकिस्तान जो है वो भले ही आज आपको ताकतवर दिखाई दे रहा हो, आने वाली बर्बादी इसकी ज्यादा दूर नहीं है। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए मेरे बच्चे जरूर देखेंगे, मतलब मेरी आगे आने वाली जनरेशन देखे। वो आज दिखाई दे, उसके पीछे का रीजन क्या है? अल्टीमेटली आप फंस चुके हैं चाइना और अमेरिका के बीच में, और जब तक इंडिया नहीं था या कमजोर था तब भी आप कंफर्टेबल। आज प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है कि इंडिया ताकतवर हो चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका को भी हैंडल कर पा रहा है और चाइना को भी हैंडल कर पा रहा है। और ये एक बड़ा रीजन है कि अब अमेरिका को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान का डर दिखाकर इंडिया को परेशान नहीं किया जा सकता, और चाइना को भी समझ में आ गया कि इंडिया को डरा के, पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट करके आप इंडिया को नहीं डरा सकते। तो जो अभी एग्रीमेंट हुआ है 4 साल बाद, असलियत में 4 साल की इस फसल ने आपके लिए जो बुरा किया, चलो आप सवाल पूछे तो वो बता ही देते हैं। आपके लिए जो बुरा किया वो ये था कि पहले चाइना का प्लान था नॉर्मली कि उसके साथ पाकिस्तान है और वो जब चाहे पाकिस्तान को J-17 से लेकर अपने बहुत सारे मिसाइलें और सब ब्रिगेड वगैरह दे के इंडिया के खिलाफ खड़ा कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो दुनिया में लड़ता है नहीं लड़ता मुझे नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं वो दलाली और डील बड़ी अच्छी करता है, वो पैसे मांगने में माहिर, वो किसी का भी डर दिखा के दूसरे से पैसे ऐंठते हुए देर नहीं लगाता। सोवियत का डर दिखा के अमेरिकन को लूटा, फिर तालिबान का डर दिखा के, अलकायदा का डर दिखा के फिर लूटा, चाइना का डर दिखा के अमेरिका को लूट रहा था, अमेरिका का डर दिखा के चाइना को लूट रहा था, और इंडिया का डर दिखा के चाइना से तो हथियार खरीद। 4 साल में चाइना को एक चीज समझाई इंडिया ने
कि अगर आप अमेरिका चाइना के ऊपर भरोसा पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हो कि वो हमसे पंगे ले लेगा, तो भूल जाओ। जब आपके यहाँ उरी का स्ट्राइक हुआ, जब आपके यहाँ हमने क्या नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, कैप्टन अभिनंदन को वापस बुलाया, और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से एक बंदा उबासी ले रहा था और ब्रह्मोस मिसाइल छूट गई थी, वो गलती थी, किसी ने जानकर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसमें वॉरहेड तो था ही नहीं कोई भी। उन 3-4 इंसिडेंट से हुआ ये कि इन दुनिया को और खासकर चाइना को एक बात समझ में आ गई कि दे कांट ट्रस्ट पाकिस्तान। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि पाकिस्तान ने ना तो चाइना का साथ छोड़ा, चाइना से तो पैसे दे दो, और उससे बड़ी बात ये कि अमेरिका से भी खूब मजे से पैसे ले रहा है, और अमेरिका तो चाइना से कम पैसे दे रहा है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दे रहा है, और फिर भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ तो इंडिया को वो दबाने के लिए पाकिस्तान को यूज करना चाह रहा था, तो चाइना को एक चीज समझ में आ गई कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके आप कुछ उखाड़ नहीं सकते या कुछ नहीं ला सकते। तो भाई सबसे पहला काम तो ये हो गया कि एक जो मिथ था कि चाइना पाकिस्तान की अलायंस इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है और इंडिया के ऊपर 2 फ्रंट वॉर का प्रेशर क्रिएट कर सकती है, तो ये प्रूव हो गया कि इंडिया दबने वाला नहीं है, और 2 फ्रंट वॉर में तो भूल जाओ। और दूसरी बात, चाइना को यह भी समझ में आ गया कि बहुत सारे कार्ड्स इंडिया के फेवर में हैं, वो रशिया को भी अपने साथ मिला सकता है और चाइना से को आइसोलेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चाइना इंडिया से लड़ता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर चाइना इंडिया की लड़ाई हुई तो यूरोप और अमेरिका इंडिया के पीछे खड़े होंगे, और माने या ना माने यूक्रेन का डर आज भी अमेरिका को है, तो चाइना को है कि जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर चाइना को फंसा दिया, एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां पर भी चाइना को फंसाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना की जो ग्रोथ है वो तो जाएगी भाड़ में, और रशिया से भी बुरा हाल चाइना का होगा, और चाइना में तो रिवोल्ट एक अलग ही लेवल पर होगा। तो ये जो चाइना को एक भरोसा हो गया कि भाई ये जो सिचुएशन है ये हैंडल नहीं होगी और इंडिया काबू में नहीं आएगा, तो दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम और आई, वो ये कि रशिया चाइना की इकोनॉमी डूब रही। जब तक जो बाइडेन था तब तक ऑक्सीजन मिल रही थी कि चाइना के अगेंस्ट कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, बस चाइना को कंटेन करने की कोशिश की गई। अब आ गया ट्रंप ने आते ही कहा चाइनीज प्रोडक्ट पे 60% टैरिफ लगाऊंगा। आरजू जी, 60% टैरिफ लगाने का मतलब ये है चाइना वाले जो हैं पहले ही महंगा सामान बनाने लग चुके हैं, वो तो कंपटीशन से आउट हो गए। अब चाइना की खुद की इंडस्ट्री काबू में नहीं आ रही, चाइना की एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होने की वजह से चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मार्केट चाहिए। यूरोप के अंदर वो मार्केट है नहीं, क्योंकि यूरोप तो वैसे कंगाल हो चुका है। यूरोप को जिस तरीके से पाकिस्तान और युगांडा और लीबिया और ट्यूनीशिया से लोगों ने जा जाके भर दिया है, और यूक्रेन वॉर ने जो यूरोप की कमर तोड़ दी है, और ठंड में ठिठुरता हुआ यूरोप एक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो आप अंदाजा लगाकर देखिए क्या होगा। तो यूरोप की तो सिचुएशन हो चुकी है खराब। तो चाइना को एक नई और बड़ी मार्केट चाहिए। इंडिया की $120 बिलियन की मार्केट है, और अगर इसे ढंग से एक्सप्लोर कर दिया तो ये हो सकता है 200 से 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए आरजू जी, चाइना को समझ में आ गया इंडिया को बॉर्डर पे नहीं हरा सकते, चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान उनका सगा नहीं, चाइना को समझ में आ गया ताइवान के ऊपर जल्दी से कब्जा करना है, कर नहीं सकते। चाइना को यह भी समझ में आ गया कि अमेरिका लठ लेके खड़ा हुआ है, ट्रंप आने के बाद तो जीने नहीं देगा। अमेरिका को यह भी समझ में आ गया कि चाइना को यह समझ में आ गया कि जो चाइना पुराने वाले डीप स्टेट का एक एक्सपेरिमेंट हब बना हुआ था, वो डीप स्टेट कमजोर हो रहा। लेकिन सर भारत को भी तो ये याद रखना चाहिए कि चाइना उनका सगा नहीं है। अब मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काउंटर क्वेश्चन जेन्युइनली आपकी तरफ से बनना चाहिए था, और अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो मैं आपको इंडियन होने की एक एलिगेशन लगा देता कि आप तो इंडिया की तरफ हैं। एक ट्रू पाकिस्तानी वाला क्वेश्चन आपने पूछा कि इंडिया को भी तो संभल के रहना चाहिए। देखिए हाँ बिल्कुल, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल हमने बना ली है, वो इसीलिए बनाई है कि बेटा देखो जब तक ट्रेड कर रहे हैं, जहां तेरे को लगा, जहां हमें लगा कि चाइना चू चपड़ फालतू कर रहा है, तो ऐसी ऐसी हमारे पास ये मान 5,000 मिसाइलें बना के रखी हुई हैं। भाई 10, 15, 20 तो गिरेंगी, इतने में काम हो लेना है। तो डर उसे भी होना चाहिए कि भाई तूफान मचा हुआ है यहाँ पे,
शॉर्ट में कहने का मतलब है आरजू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका पहले मैं चाइना को समझाने की कोशिश कर रहा था कि चाइना को इंडिया की मार्केट चाहिए। चाइना को इंडिया से जो ट्रेड हो रहा है 130 बिलियन डॉलर का, वो 300 बिलियन डॉलर का ट्रेड चाहिए। चाइना को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह चाहिए जहां वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके। चाइना को ऐसी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए जो सस्ती हो और चाइना के प्रोडक्ट्स को महंगा होने से बचा सके। तो वहां इन सब क्राइटेरियाज पर इंडिया बिल्कुल खरा उतरता है, लिटरली इंडिया बिल्कुल खरा उतरता है। और ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया खरा उतर रहा है, तो आप मुझे ये बताइए, इंडिया काबू मतलब इंडिया खरा उतर रहा है तो चाइना तो इंडिया से बात करेगा ही करेगा। अब तीसरी चीज, क्योंकि अमेरिका ने परेशान कर दिया, यूरोप गिरा हुआ है सब चीजों तरफ से। अब रही बात इंडिया की, इंडिया अपनी ताकत जानता है। इंडिया जानता है कि चाइना के नाम पर बार्गेन कर सकते हैं अमेरिका से, चाइना के नाम पर बार्गेन कर सकते हैं यूरोप से, और सबसे बड़ी बात चाइना से बार्गेन कर सकते हैं यूरोप और अमेरिका के नाम पर। तो भैया हमारे को तो आप वैसे भी बनियों की फौज कहते हो, बनिया कहीं ना कहीं तो बनियागरी दिखाएगा। तो भाई हम अमेरिका के नाम से चाइना से ले लेते हैं, लेकिन हाँ फर्क क्या है, आप भी वही करते हैं। आप क्या करते हैं, उस पैसे को लेके उड़ा देते हैं दुबई से लेकर अलग अलग प्रॉपर्टीज जो यूरोप में है, पापा जोन्स के पिज्जा जो चेन्स खरीदते हैं वहां उड़ते हैं। हमारे वाले दुनिया के सबसे घटिया पॉलिटिशियंस हों, लेकिन वो जो भी पैसा होता है वो इंडिया में इन्वेस्ट, वो मॉल भी बनेगा, इन्वेस्ट होगा इंडिया में। तो वो क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट और सब चीजें जनरेट कर देता है। अभी अडानी के ऊपर एलिगेशन लगा कि अडानी ने पैसे इतने कमा लिए, ये कर दिया वो कर दिया। वो हिंडनबर्ग ने, असलियत में अडानी ने यहां से पैसा निकाला, वो दुनिया में अलग अलग जगह घुमा के लाया और वापस खुद अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भैया पैसा मेरे पास होना चाहिए, दुनिया में किसी और के पास क्यों रखूं। तो स्विस बैंक भी जब खंगाले गए तो पता लगा कुछ भी नहीं मिला, 30-40 हजार करोड़ रुपए थे, वो भी इधर उधर वैसे ही पड़े हुए थे। अब आप सोचकर देखो, 30-40 हजार करोड़ या 2 या 3 बिलियन डॉलर पड़े हुए थे, और 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, तो एवं शोर मचा रखा था। हमारे यहाँ का नेचर, अब आप सोचकर देखिए, यही तो ट्रेड है। हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़े, हम कर रहे हैं। यही अमेरिका से भी हमारे को ट्रेड और बिजनेस चाहिए, वो कर रहे हैं। अमेरिका आंख दिखाता है तो चाइना के साथ हाथ मिला लेते हैं, अमेरिका नाराज होता है तो उसको भी पुचकार लेते हैं, फिर चाइना नाराज होता है तो अमेरिका के साथ जाके 2 फोटो खिंचवा लेते हैं। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए ना, पिछले साल जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं आरजू जी, जो बाइडन से मिलने मोदी जी गए, मैं गारंटी से कह रहा हूं मोदी जी को जो बाइडन की वाइफ ने पता है क्या कहा होगा, मैडम बाइडन ने, मोदी जी ने कहा होगा मैडम बाइडन, कहते ना ना भाभी जी बोला करो, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, क्योंकि उसे डील चाहिए। हमारे मजाक है कि जो बाइडन की वाइफ जिस तरीके से मोदी जी को, मतलब हमारे यहाँ भाभी देवर जैसे मिल रहे होते हैं, तो अंदर जाके होगा भाभी जी बोला करो, अच्छा लगता है। तो वो मजाक की बात है, लेकिन रियलिटी तो यही है। अच्छा, उसके बाद इस साल रशिया के साथ खड़े हो गए, चाइना के साथ हाथ मिला लिया। ट्रेड हमें दोनों के साथ करना है, माननी किसी की नहीं, चलानी अपनी है। इसके लिए थोड़ी ताकत चाहिए। इसके लिए आपने सिर्फ ये चीज एक आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा के रखी है कि सबसे मुलाकात कर लेनी है, सबसे हाथ मिला लेना है, सबसे बात कर लेनी है, पाकिस्तान से नहीं करनी। उसके लिए आप हर बार जो है वो एक टेररिज्म की बात लेकर आते हैं। गलत सोच रहे हैं आरजू जी, हमारे वाला तो सबसे पहले पाकिस्तान ही गया था बिरयानी खाने। नहीं वो तो चले, लोगों की बिरयानी स्वाद ना लगे, नहीं वो तो चले हो गया। क्यों मुंह खुलवा रहे हैं, क्यों इन लोगों को बताया जाए जिस तरीके से मोदी जी गए, जो उस डेलीगेशन के अंदर थे ऑफिसर्स, उनसे अगर पूछा, उनके बारे में पूछा जाए तो 2 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, और वो भी उन पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर्स जो पाकिस्तान को खत्म करने की कसम खा के सरकार में आते हैं, अल्ट्रा लेवल के नेशनलिस्ट। सर खत्म कोई नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान को ना ही किसी और कंट्री को। उसके नाम पे वोट मांग के आते हैं ना, वोट तो उसी के नाम पे मांग के आते हैं ना कि जी हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो वहीं पे नहीं, वोट उन्हें उस पे मांगना चाहिए ना कि वो अपनी कंट्री के लोगों को क्या चीज प्रोवाइड कर सके। मांगना चाहिए उसे छोड़ना।
हाँ। वोट किस पे मांगना चाहिए? राजनीति वो कैसी भी है, वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो तो किसी लॉजिक पे चलती ही नहीं है। अच्छा, हमारे लोग ये कह के नहीं आते वोट लेते कि जी हम भारत को खत्म कर देंगे या कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इस वो पे हमारे जानते इलेक्शंस नहीं होते। वो जानते हैं कि एक बार कह के तो देखें, और तो पाकिस्तानी कहेंगे कि तुमने कही थी। सर गलत बात है ना, गलत बात तो कोई भी करेगा गलत है। मैं यहाँ बैठ के मैं या कोई कहीं भी गलत, बैठ के अच्छा मैं हम इस चीज पे डिस्कस नहीं कर रहे यार जी। चलो मैं जो चीज कह रहा था उस पे देखिए, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर आए ना, बस जब तक जिस बस में थे तब तक तो ठीक था, पूरा डेलीगेशन था। असलियत में उस बस के पीछे जो ऑफिसर्स थे उनके साथ आपके लोगों ने क्या किया ये बताइए। आप अगर है ना, आपके ही वहां के जो लोग उस टाइम पर कोई मौजूद रहे होंगे, एक बार पूछिएगा, उनकी कारों पर उनकी उन जो डेलीगेशन जा रहा था उन पर पत्थर बरसाए गए हैं, गोबर फेंका गया है, ठीक है, अच्छा, और कॉमन मासेस ने फेंका है। अब कॉमन मासेस तो तभी फेंकेंगे जब कोई कहेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हम है। यही हाल मोदी जी के साथ भी हुआ है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो दिखाई दे जाती है कि असलियत में हम तो एक पैगाम लेकर गए थे, और वो पैगाम ये पैगाम था कि यार हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, क्योंकि आपका भी भला होगा हमारा भी भला होगा। लेकिन आपने रिप्लाई में क्या किया? हम लाहौर बस लेकर गए, आपने कारगिल दिया। और जिस परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, उस परवेज मुशर्रफ ने अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के अंदर अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया। शायद आपको याद हो या ना हो, तो एक बार पता कीजिएगा। याद है, मुझे पता है, गार्ड ऑफ ऑनर पढ़ा देने है से मैंने। सुना है। गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया, तो इसका मतलब क्या था? और उसके बाद वही मुशर्रफ जो है वो इंडिया आके वो कश्मीर सॉल्व करने के लिए आके बैठते हैं, तो उसका क्या? हमने तो उनको भी बुला लिया जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया था, उनको भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके भेजा। प्रॉब्लम ये है आरजू जी कि हमें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी तरफ से उस बात का रिस्पॉन्स जो आता है ना वो बड़ा पेनफुल है। आप खुद अच्छा अंदाजा आप लगा कर देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद अंदाजा लगा कर देखिए, बस तो हम ही लेकर गए थे ना, आपकी तरफ से तो पहल नहीं हुई थी। अच्छा, जब मोदी जी आए हैं तो सबसे पहला मैसेज जो था वो नवाज शरीफ को यही गया था, आओ भाई साहब शपथ, वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी है, आप प्लीज आओ। उसके बाद वो बिरयानी खाने भी पहुंच गए, माता जी को कोई साड़ी दे रहा है, कोई आम पहुंचा रहा है, सब चीजें हो रही है। तो ना तो नवाज शरीफ रहे ना और कुछ रहे, उसके बाद जो हाल हुआ वो हम जानते हैं। अच्छा, इमरान खान के बारे में आरजू जी याद है, मोदी जी जब आए थे 2019 में, इमरान खान ने मोदी जी के बारे में ट्वीट में क्या कहा? सच अ स्मॉल मैन, छोटा आदमी। हाँ, छोटा आदमी। आप मुझे ये बताइए, छोटा लोगों ने आदमी, अप्रिशिएट नहीं किया था इस बात के, इमरान खान को पाकिस्तानियों ने लोगों अप्रिशिएट ने नहीं अप्रिशिएट किया नहीं किया, इमरान खान ने तो कहा था। अब जो आदमी मोदी जी को छोटा आदमी कह रहा है और मोदी जी कहें आओ इमरान भाई जरा बिरयानी खाते हैं, जी ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप कह रहे हो हम बुलाते नहीं है, हम तो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, आप उस बात करने का माहौल तो बनाइए। चाइना के साथ बात हमने की 4 साल बाद की, जब चाइना हमारी टर्म्स कंडीशंस पर आ गया और सही बात करने लग गया। बात करने के लिए कंडीशंस भी तो सही होनी चाहिए ना। हम बात करे जा रहे हैं और पता लगा हम बात करने के लिए कबूतर उड़ा रहे हैं, आपने उस कबूतर को भूना, खाया और हड्डियां फिर हमारे इंडिया में फेंक दी, ऐसे थोड़ा ना होगा। प्रॉब्लम ये है, हम बात तो सबसे कर। अच्छा एक बात बताइए, अगर बात नहीं करनी होती तो डॉक्टर एस जयशंकर अपने किसी जूनियर ऑफिसर को भी, जूनियर लेवल के ऑफिसर को भी अगर आपके एससीओ मीटिंग में 15-16 अक्टूबर को भेज देते तो कोई कुछ कर लेता? तो खुद गए। वो एक अलग मैटर है कि आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप उसे कैश नहीं कर, और आपने एससीओ की साइड लाइंस में चाइना के साथ बायलैटरल मीटिंग करके एक वो पास करवाया, एक वो एक जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का नाम लिया। अब भाई कश्मीर तो गया, एक बार कश्मीर का नाम लिए बिना इंडिया से बात करके देखो। आप सोचते हैं कि हम आपसे बात करें और पाकिस्तान कहे कि हाँ जी पहले तो कश्मीर हमें दो, उसके बाद हम आपसे ट्रेड की बात करेंगे, तो ये कैसे काम चलेगा? नहीं, मुझे कश्मीर जो है ना सर, वो एक तरह से खत्म हुई हुई स्टोरी है। मुझे नहीं लगता कि माफ कश्मीर कीजिए, पे पाकिस्तान कुछ कर सकता है या करना माफ चाहिए। कीजिए, माफ कीजिए, मुझे इस तरफ इतना बताइए,
पिछले कितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान ने कश्मीर इशू नहीं उठाया? सर एससीओ में तो बहरहाल नहीं किया, अब वो साइडलाइन में कुछ किया हो आई डोंट नो, लेकिन मेन साइड इसमें में इवेंट में नहीं, नहीं, आप आई डोंट नो कह के नहीं निकल सकते आरजू जी, माफ कीजिएगा, साफ शब्दों में कह रहा हूं, कहा था आप चाइना पाकिस्तान बायलेटरल डायलॉग उठाकर देखिए, उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर पर डिस्कशन है। मतलब ये तो नहीं चलेगा ना, आप 5-6 महीना एक बार डिस्कस ना करें, साल भर ना उठाएं पाकिस्तान का कश्मीर का मामला, या के रास्ते दोबारा खुले, दरवाजे खुले हैं भाई। चाइना जैसों से जिसमें अभी हमारी मार कुटाई तगड़े वाली हो गई और हमें पता है दोनों के दोनों सुपर पावर की फॉर्म में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अगर वहां हम बात कर सकते हैं आरजू तो आपसे भी बात हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है उसका माहौल तो बनाओ। हमारे जब अच्छा आरजू जी मुझे ये बताइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छा आपकी कंट्री को ये भी पता था 4 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं? 4 तारीख को शहबाज शरीफ चाइना बैठे हुए थे, पता है क्यों बैठे हुए थे? यार कहीं मोदी दोबारा मुझे इनविटेशन ना भेजे और मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता ये, लेकिन बहरहाल ये चाइना जरूर बैठे हुए थे और वहां से इन्होंने मुबारकबाद भी बहुत लेट दी थी। नहीं, वो वापस आने के बाद 9 तारीख को दी है, 9 तारीख को, वही ना, जब ये वापस आए तब आके, और चाइना के बाद, चाइना के बाद 9 तारीख को जो है ना मुबारकबाद दी है, लेकिन उससे पहले एक कांड भी हुआ था और इस पर भी मुझे याद है मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस टाइम भी आप यही कह रहे थे कि आप हमसे बात करेंगे नहीं करेंगे, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ओथ ले रहे हो, ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही हो, खुशी का माहौल हो, और हमारे 10 लोग आपके यहाँ का एसओजी का कमांडर मार डाले। अब आप ये बताइए ना हम कैसे बात करें, कोई एक रीजन तो बता दिया जाए ना कि रियासी अटैक होता है और उस रियासी अटैक के अंदर आपकी जो आर्मी का सर्विंग कमांडर है या कोई भी कमांडर है वो आपकी आर्मी का है, वो मारा, वो उसका नाम आता है, वो मारा जाता है और पाकिस्तान कहता है नहीं जी हम नहीं जानते। हम कह रहे हैं उसका आई कार्ड मिला कि नहीं जी आई कार्ड भी तुमने ही बना के डाल दिया होगा। इज इट ओके? सर आईडी कार्ड बनाया जा सकता है ना, मैं क्या कहूँ, जाहिर है वो तो बन जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी फोटो अगर दिखाई दे जाए तो हाँ वो एक अलग चीज है, वो तो आप लोग कंट्री टू कंट्री एक चीज चलती है कि जी आपने प्रूफ करना है और हमने प्रूफ करना है, वो तो चलता है, लेकिन ऐसे हम भी कई लोग पकड़ लेते हैं और फिर हम कह देते हैं भारतीय, आपके यहाँ से कहा जाता है नहीं। उसी दिन एक तो आप मुबारकबाद लेट दे रहे हैं और उसके बाद उसी दिन आप ये काम करवा रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब हमारे मतलब जिस टाइम वो शपथ ली जा रही है उसी टाइम पर वो न्यूज मैंने देखी थी कि मुबारकबादी और वो जो इंसिडेंट था वो एक ही टाइम पर हो रहे थे, एक ही टाइम पर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस मुबारकबाद को के साथ एक मैसेज दे रहे हैं कि बेटा हम सुधरे नहीं है, हम वैसे ही हैं, आप नहीं है सुधरे नहीं है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हम उसको मना थोड़ा ना कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं तो खुद ये कहती हूँ ना कि जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो जी, क्या मैं तो खुद कह रही हूँ जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो तो पाकिस्तान उसके ऊपर वर्कआउट करे, ऐसे ना करके या हाँ करके तो मसला हल नहीं होगा ना, प्रॉब्लम जो उधर ही उधर रहेगी। 5 6 महीने पाकिस्तान कश्मीर का नाम ना ले, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कश्मीर की बात ना करे, और उसके बाद आप ये देखें कि चलो वो भी बाकी से, और ना लेने के बाद हम उस रिजॉल्व करने की कोशिश करें विद अ काइंड हर्ट, विद अ ट्रू हर्ट, विद अ प्योर हर्ट, अगर बात करने की कोशिश करें, और हमारी पीठ में जो हमें महसूस हो रहा है कि छुरा मारा जा रहा है वो ना हमें महसूस हो, और ऐसा फील करवाने की जिम्मेदारी, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तान से प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे फील कर कि मुझे पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है। अब पाकिस्तान अगर ये सोचे कि मेरे को वो डरा भी रहा है, वो मेरे को चोट लग रही है उसमें हंस भी रहा है, वो टेररिज्म भी कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है, और उसके बाद ये कहे इंडिया हमसे बात नहीं करता, भैया नहीं करेंगे। हमारी वो वाली गवर्नमेंट गई जो थप्पड़ खाने के बाद भी 166 लोगों को मरवाने के बाद भी आपसे डायलॉग कर रही थी। इस बार वाली गवर्नमेंट है जो कहती है नहीं पहले सुधरो फिर बात करो। होना भी यही चाहिए। वो अमेरिका के साथ भी है, वो यूरोप के साथ भी है, वो दुनिया के हर उस कंट्री के साथ है जो इस टाइम पर इंडिया से डील कर रहा है। ऐसा नहीं है इंडिया में एरोगेंस एटीट्यूड है, नहीं, बस पॉलिसी चेंज हो चुकी है।
पहले पॉलिसी ये थी कि भाई ठीक है हम अच्छे हैं, अब पॉलिसी ये है हम अच्छे तभी हैं जब आप अच्छे हैं। सिर्फ इतना फर्क आया है, बाकी ज्यादा नहीं है। बाकी तो हमारी गवर्नमेंट वैसी है, मतलब हम फालतू सब क्या कहें इस मामले में। आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट से कि ऐसे हैं ऐसे, हम तो कहते हैं यार ठीक है झल्लू प्रसाद बैठे हुए हैं कुछ करते रहते हैं, यही कैसे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन खैर मैं तो हमेशा से कहती रही हूँ कि पाकिस्तान से जो गलती हुई है और यहाँ से चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर को नाम दें या कुछ दें, उसके ऊपर आरजू इन्हें जी वर्कआउट करना होगा। थोड़ा सा चेंज हुई है, नहीं हो रही है, पहले हो रही है या हुई है जो भी, लगातार लेकिन कर उसको रहा इनको रोकना, है, रुकी नहीं है। उनको मतलब हुई है का तो मतलब हाँ आप कह रुकी दो नहीं बाद है। में हो गई, हाँ हो ही रही नहीं, है। अभी भी चल रहा है, तो उसको इनको रोकना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।